स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश निकुंज की नजर में, जहां पर अब वक्त आ गया है कि ट्रंप साहब ने जितने भी ऐलान किए हैं उनका भारतीय बाजार और आपके पोर्टफोलियो पे किस तरह का असर पड़ेगा। थोड़ा सा इसका बारीक से करते हैं विश्लेषण। हमारे मुख्य संपादक निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, गुड मॉर्निंग बोलना सही होगा ना आपको? अभी देखिए, गुड मॉर्निंग मेरी सुबह 4 बजे हो गई थी। एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। तो थोड़े समय में गुड नाइट का समय आने वाला है। क्योंकि आज मैं यूएस साइकिल से चल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये सही कहा आपने। लगातार सर जो है स्पीच से के बाद एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा मंथन करते हैं आपकी एनालिसिस, क्योंकि काफी समय से आप इसको लेकर अपने तमाम सिनेरियोज हमें भी समझा रहे थे। अब भारत के लिहाज से हम अगर समझें तो स्थिति कितनी गंभीर है, कहां पर हम फायदे में हैं, क्योंकि बहुत सारे मौके हमारे लिए भी बन रहे हैं। जो नया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें भी भारत अब कहां पर आपको सेंटर स्टेज लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी समझाइएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है, जो हमने स्कूल में पढ़ी है, जो हमने कीन्स थ्योरी पढ़ी है, जो हमने कॉलेज में पढ़ी है। और जो क्लासिक इकोनॉमी होती है, क्लासिक इकोनॉमी ये होती है कि जब आप टैरिफ बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो स्लो डाउन आता है, स्लो डाउन आती है तो धीमापन आता है। तो क्लासिक थ्योरी तो ये कहती है कि ट्रंप साहब ने जो करा है उन्होंने सारी की सारी पुरानी क्लासिक थ्योरीज को नकारात्मक कर दिया है। ओके। अब अगर टैरिफ्स बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिमांड कम होगी। तो क्या यूएस रिसेशन की तरफ जा रहा है या यूएस स्टैग्फ्लेशन की तरफ जा रहा है? मगर एक बात तो पक्की है कि यूएस के अंदर जो सबसे बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट दुनिया का, वहां पर धीमापन आने वाला है। तो जब यूएस इकोनॉमी जो 30 ट्रिलियन से ज़्यादा इकोनॉमी है, 30 ट्रिलियन यूएस 30 से प्लस है, 35 के आसपास है कितनी? हाँ 40 की तरफ। हाँ 40 की तरफ ज़्यादा जा रही है। उस इकोनॉमी के अंदर अगर 1% चेंज भी अगर आता है, 1% चेंज भी आता है तो सीधा इफेक्ट आपका ग्लोबल ग्रोथ में आता है। राइट। अब आप ग्लोबल कंपनी हैं, अब आप बोलते हैं जी मैं क्या करूं, वियतनाम जाऊं, बांग्लादेश जाऊं, यूएस जाऊं, इंडिया जाऊं, या मैं कुछ नहीं करूं। कहीं यूरोप में टैरिफ आ रहा है, कहीं इंडिया में टैरिफ आ रहा है, कहीं पर टैरिफ जा रहा है। तो एक ग्लोबल इन्वेस्टर जो कंपनी के एक सीईओ होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो बोलते हैं मैं रुक जाऊंगा। तो ग्लोबल केपेक्स की कमिटमेंट में धीमापन आएगा। आप सपोज एक बड़ा प्रोजेक्ट वियतनाम में लगा रहे हैं, सपोज आप 100 करोड़ की गारमेंट फैक्ट्री लगा रहे थे, अब बोलते हैं जी वहाँ पर तो 56% टैरिफ आ गया, मैं क्या करूँगा वहाँ पर? तो आप बोलेंगे देख लेते हैं, टैरिफ खत्म होने दो। ये देख लेते हैं, जब बातें चालू हो जाती है ना तो देख लेते हैं का सीधा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आता है। जैसे सरकार ने बजट इलेक्शन के पहले देख लेते हैं, बाद में इलेक्शन के बाद केपेक्स करेंगे। हाँ। उसी देख लेने के चक्कर में इंडिया का जीडीपी 8% से 6.5 हो गया। तो देख लेंगे के चक्कर के अंदर वर्ल्ड में स्लो डाउन आने वाला है। तो ये तो क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी है जिससे हमें समझ में आने लगा है। तो अमेरिका जिस पे टैरिफ लगा रहा है, चिंतित उनको होना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं, चिंतित अमेरिका को होना चाहिए। बिकॉज वहाँ पर जो इकोनॉमी का साइज है वो इतना बड़ा हो चुका है, लेवरेज इतनी बड़ी है कि देख लेते वाला जो एटीट्यूड है उसकी वजह से अमेरिका में सफरिंग आएगी। तो सेकेंड हाफ विल बी चैलेंजिंग फॉर अमेरिका। स्लो डाउन ऑलरेडी आ चुका है, स्टॉक मार्केट गिर चुके हैं। तो अमेरिका में अगर स्लो डाउन आएगा तो क्या हो सकता है? कंज्यूमर में क्या होगा, ग्लोबल डिमांड में क्या होगा, और बड़ी कंट्रीज में क्या होगा, ये एक बात समझने वाली है। सेकंड, अगर अमेरिका में और स्लो डाउन आता है तो फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होगा, विदेशी संस्थागत निवेशक क्या करेंगे? इसके आंसर्स मेरे पास नहीं है। मगर ये जो मुद्दे आज हमें बातचीत इसकी चालू कर देना चाहिए। आज हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, मगर ट्रस्ट में आज शाम खत्म होने से पहले हम इन्फ्लेशन की बात करने लगेंगे और अगले 3 दिन बाद हम आरबीआई की बातें करने लगेंगे। तो मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो हमेशा चलता रहेगा। पर आज की न्यूज़ की बात करते हैं, इंडिया में क्या होगा। देखिए, ये जो टैरिफ है इसका ओरिजिनल प्लेबुक है जो यूएस के लिए जिनसे ट्रेड का डेफिसिट सबसे ज़्यादा है, चाइना, मेक्सिको और तीसरा है आपका कनाडा। इंडिया तो नीचे है जी। इंडिया तो नीचे है। इंडिया के 3 एक्सपोर्ट्स हैं अभी, सब 3 बड़े एक्सपोर्ट्स हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, जहां आप ज्वेलरी मंगाते हैं, पॉलिश करके वापस बेचते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आप वापस दे रहे हैं। यूएस की ला करके वापस दे रहे हैं तो उसने टेक्निकली पास थ्रू हो जाएगा वो। फिर आता है मशीनरी एंड इंजीनियरिंग, वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, ऑटो कंपोनेंट में प्रभाव पड़ेगा। इंडिया का 14% एक्सपोर्ट फार्मा है, उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। यूएस ने बोला कि हमें दवाई की शॉर्टेज, हम शायद प्रशांत से कई बार बात कर चुके हैं कि दवाई में नहीं आने वाला था, नहीं आया, तो उस सेक्टर में फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया के 2 बड़े लार्ज सेक्टर्स, आईटी कुछ नहीं हुआ, सेकंड है फार्मा जहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, तो इतनी खराब समस्या नहीं है। तीसरा, मुझे नहीं लगता कि फाइनल टैरिफ्स हैं जो आज 26% की बात कर रहे हैं, फाइनल नहीं है। अब बातचीत होगी 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में, 2 देशों के बीच में, इंडिया कुछ बोलेगा, यूएस कुछ बोलेगा। ट्रंप साहब ने बोला ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, मगर आप मुझे कुछ दो, मैं बदले में कुछ दूंगा।
तो वो सेटलमेंट अब होगा 9 तारीख से पहले। बिल्कुल एक टाइप से सेटलमेंट होने वाला है। रिटालिएशन नहीं होगा, मैं इंडिया के लिए बोलूंगा सेटलमेंट हो। यहाँ पर इंडिया के एज पर है, क्योंकि पहली कंट्री है जिसने प्रिएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री यूएस जाके आ चुके हैं, पीयूष गोयल साहब गए थे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वह जा रही हैं। कई खबरें जो हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमें बता रहे हैं कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि भाई हम कुछ कैटेगरीज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, उसके अंदर वी आर रेडी टू टॉक। तो अगर वैसा होगा तो मुझे लगता है कि इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सीधा इम्पैक्ट कहाँ पर आएगा? पीएलआई स्कीम्स में, जहाँ पे सरकार ने आत्मनिर्भरता के लिए जो मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का जो नारा था वो चैलेंज होगा। इसलिए चैलेंज होगा बॉस, अगर आपकी टैरिफ्स कम हट जाते हैं तो आप, एप्पल बोलेगा जी मैं इंडिया में क्यों बनाऊं, आई विल गो बैक टू अ सिटी वेयर और अ कंट्री वेयर आई डोंट हैव टू डील विद टैरिफ्स। तो आप इंडिया में अगर एप्पल का फ़ोन बना रहे थे जो कोविड के बाद चालू हुआ, इसमें अचानक टैरिफ आ जाएगा। तो कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, स्पेशली पीएलआई लिंक कैटेगरी, जिसके अंदर एक्सपोर्ट हैज़ बीन द बेंचमार्क। तो मुझे लगता है उन कैटेगरीज में झटका आ सकता है। एएमएस, बिल्कुल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो मुझे लगता है वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर हम मार्केट की बात करते हैं, क्या करें बात बताइए। सर एक चीज, जब आईटी और फार्मा पे जब पिछली दफा बात हो रही थी, वो रीडिंग ऑलमोस्ट सही है आपकी कि जिस तरह से अभी हम पिक्चर देख रहे हैं, ऐसे में सवाल शानदार पिक्चर की बात ही होती है। कुछ भी बात और पिक्चर, अरे भैया थर्सडे कल कौन सी पिक्चर आ रही है? अभी नहीं, अभी सर सब ठंडा है। ट्रम्प साहब देखिए मुख्य हीरो बने हुए हैं पिक्चर वो बड़ी पिक्चर के वो बड़ी पिक्चर है। तो अब यहां से आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि भारत कुछ कई मामलों में एज पे है, बार्गेनिंग पावर अब किसके पास ज्यादा आपको नजर आ रही है? और यहां से अब आईटी और फार्मा पे अब जो है क्या नजरिया बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बहुत बड़ा भ्रम है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनकी लाठी उनकी भैंस। ऐसा नहीं होता है। उनको भी आईटी चाहिए, उनको भी फार्मा चाहिए, बिकॉज द कोर फंडामेंटल ऑफ यूएस इकोनॉमी इज दैट उन्होंने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को अपनी कंट्री से हटा दिया है और उन्होंने एक प्रकार की लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को इंपोर्ट करने की साइकिल बना दी है। तो ये बोलना कि भाई हम टैरिफ लगा देंगे और मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो जाएगी, मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। कई जगहों में कल्चर होता है मैन्युफैक्चरिंग का, कई जगहों में एक होता है, एक पैनल होता है, एक सप्लाई चेन होती है। चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक कल्चर आ चुका है, इंडिया में आईटी कोडिंग का कल्चर आ चुका है। घर घर के अंदर हमारे लैपटॉप से इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, तो हमें आईटी समझ में आता है। चाइना में आईटी नहीं बढ़ा पाया, वहाँ पे अभी भी चाइनीज लैंग्वेज में आईटी बढ़ा होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका जो सोच रहा है कि हम हाथ मरोड़ के तोड़ करके हम जो चाहेंगे ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बिकॉज एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, आप एक बड़े कंज्यूमर मार्केट हैं, उसको सब मानते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इतना इजी ये रहेगा। कुछ कैटेगरीज में तो देखिए साहब सीधा प्रभाव इमीडिएट पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑटो कंपोनेंट, 4% ऑफ योर टोटल एक्सपोर्ट इज ऑटो कंपोनेंट। अब उसके अंदर आप टैरिफ लगा देंगे तो जाहिर सी बात है उसका फर्क पड़ेगा। कुछ कंपनीज मुझे लगता है कि अब जाकर के स्मार्टली रिनेगोशिएट करेंगी, जी ऐसा करते हैं हम यूएस में बनाना चालू कर देते हैं, कुछ पार्ट इंडिया में, कुछ पार्ट यूएस में जोड़ के आपको दे देंगे, टैरिफ कम लगाओ। भारत फोर्ज है, वेल्सपन है, जेएसडब्ल्यू, उस तरह की कहानियां चालू होंगी। सो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो टैरिफ का इम्पैक्ट दुनिया पे पड़ेगा। कुल मिलाकर के देखें टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया में इतना नहीं पड़ेगा। इंडिया का एक्सपोर्ट 18% ऑफ द जीडीपी है, तो असर होगा, मगर असर इतना नहीं होगा कि मार्केट धराशायी हो जाए। कुछ कंट्रीज में बहुत बड़ा असर आएगा। वियतनाम की जो मेन इकोनॉमी है वह गारमेंट एक्सपोर्ट्स पर है। बांग्लादेश की इकोनॉमी गारमेंट एक्सपोर्ट्स पर है। चाइना की इकोनॉमी पूरी एक्सपोर्ट्स पर है, तो वहां पर बड़ी मार पड़ेगी। अब समझना ये है कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है क्या इंडिया में शिफ्ट होगा? हमारे लिए मौके, बिल्कुल। क्या चाइना डंप करेगा? तो वो कैटेगरी बाय कैटेगरी जाना पड़ेगा। शरद केमिकल बोल रहे थे। हाँ बताइए। तो एक चीज़ मैं बोल रहा था कि ओवरऑल जो है इश्यूज तो चाइना के से भी एक एंगल आ रहा है। मेरे को एक चीज़ जानना है कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आता है तो क्या हमारा जो इम्पेंडिंग प्राइवेट कैपेक्स है क्या वो पिकअप करके उसको सपोर्ट कर सकता है? क्योंकि सब लोग बोले कि कैपेक्स भी होना चाहिए अगर हम चाइना +1 देखते हैं, और जो टैरिफ के डिफरेंशियल आप देखें तो चाइना का बहुत ज़्यादा है भारत से। तो आपको लगता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कुछ एक मूव आ सकता है इंडिया में करंट सिचुएशन? देखिए चाइना +1 क्या है? चाइना से मतलब इंडिया को बेस बनाओ, ठीक है। वह नारा चल रहा था जब सब कंपनी स्पेशली यूरोप एंड यूएस स्पेशली दे वांटेड टू शिफ्ट द डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। ये कोविड के बाद हुआ, तो चाइना +1 में जिसमें लोग गेन कर गए। अब जो आ रहा है वह आ रहा है चाइना पे ज़्यादा टैरिफ है, दूसरी कंट्रीज में कम टैरिफ है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो
कंपेरेटिव इंडिया से हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इज स्टिल नॉट कंपेरेटिव। आप कितना भी टैरिफ लगा दो चाइना पे, वो कंपटीशन में नहीं है, मतलब दे डोंट हैव द स्केल सेल साइज। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर मुझे लगता है कि गेन होगा। फॉर एग्जांपल सोलर की बात करते हैं, सोलर में चाइना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है सोलर पैनल का। अब यूएस ने ड्यूटी लगा दी है तो चाइना से तो माल जा नहीं सकता है, इंडिया ने भी ड्यूटी लगा सकती है तो चाइना से इंडिया में माल आ नहीं सकता है। तो उन कैटेगरीज में समझना पड़ेगा कि चाइना जहाँ पर यूएस के बजाय इंडिया में डंप नहीं करे, बिकॉज चाइना में एक्सेस कैपेसिटी है। तो आप अमेरिका को अगर नहीं बेच पाओगे तो कहीं और बेचोगे, तो कहीं और इंडिया में नहीं हो जाए वो। तो ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ लॉट ऑफ डंपिंग स्टार्ट्स, उस समय क्या सरकार ड्यूटी प्रोटेक्शन लगा सकती है। जैसे स्टील के अंदर हमने देखा कि रशिया युद्ध के बाद इतनी ज़्यादा डंपिंग हुई कि लोकल स्टील कंपनीज एक्चुअली वर नॉट मेकिंग मनी। सो सरकार को थोड़े दिन पहले भी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगानी पड़ी, मगर जब तक काउंटर वेलिंग ड्यूटी आई, जब तक उसको लगाया गया, साल भर हो गया उसमें, तो साल भर तक स्टील का सेक्टर पूरी खटाई में आ गया। तो एक वो मुझे चैलेंज लगता है। दूसरा चैलेंज देखिए सीधा क्या होगा, यूएस इकोनॉमी को स्लो डाउन होगी तो खर्चा कहाँ पे कटेगा। 2008 में जब यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हुई थी तो उसका सीधा असर आईटी सर्विसेज पे पड़ा, उसका सीधा असर ग्लोबल जीडीपी पे पड़ा। फेडरल बजट का भी टैक्स कट्स ऐसे ने कहा, तो वो अगर आएगा तो उसका असर आईटी में आज नहीं तो कल पड़ेगा। देखिए आज आईटी नीचे, हालांकि आईटी में कोई टैरिफ नहीं है, आईटी स्टॉक्स नीचे क्यों है? क्योंकि सबका मानना यूएस स्लो डाउन करेगा, और यूएस स्लो डाउन करेगा तो सीधा असर उसका आईटी में, हम माने ना माने उसका असर आने वाला है। अब बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में उछाल क्यों देखने को मिल रहा है? तो मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर एक बड़ा चेंज आएगा कि अब सब बोलेंगे कि भाई डोमेस्टिक सेक्टर्स पे देखो। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी। हाँ, बिल्कुल डोमेस्टिक सेक्टर्स को देखो। अब कंजम्पशन थीम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है डोमेस्टिक का भी। देखिए कंजम्पशन एक अलग कहानी है, कंजम्पशन के अंदर टैक्स कट अब आ जाएगा। तो इस बार पहली बार होगा हमारे सैलरी के अंदर में थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पर कुछ ज्यादा मिलेगा। तो वो थोड़ा कहाँ जाएगा? लॉजिकली अगर आपके हाथ में 5 से 10 हज़ार आता है, जो कि एक एवरेज आएगा, तो आप क्या करेंगे बताइए? पिक्चर देखेंगे, टिकट काट लूंगा, एसआईपी कीजिए। एसआईपी करिए। कहाँ करें लेकिन सर? कहाँ करें? एसआईपी जो पुरानी चल रही है उसको खत्म मत करिए। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो आप ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, जिम मेंबरशिप, मे बी अ क्लब मेंबरशिप, मे बी अ पिक्चर विद अ कोला एंड अ कॉफी, उसमें ही सब तो एक ही महीने में 3,000 रुपए तो खत्म हो गए। 3,000 रुपए तो खत्म हो गए ना जी, और कितने मिल खत्म हो गए सर, बिल्कुल। एक वीकेंड आप जाइए तो उड़ जाते हैं पैसे, सच में। तो वही सब में आएगा, मगर कंज्यूमर स्टॉक्स महंगे है ना, स्टेपल्स, ब्राउन गुड्स वहाँ महंगे। दूसरा मुझे लगता है कि अब 1 अप्रैल से अगले 15-20 दिन में पता लगेगा कि सरकार का केपेक्स कितना चालू होता है। मैं उस पर भी नजर रखूंगा, बिकॉज सरकार ने तो 11.5 लाख करोड़ की बात करी है ना, 10.5 11 लाख के ऊपर, 11 लाख के ऊपर उसका कितना केपेक्स आएगा? पिछले साल तो आपने इलेक्शन, मॉनसून, स्टेट इलेक्शन, वो सब बोल करके पतली गली से निकल गए। इस साल तो नहीं चलेगा। तो क्या वो एक थीम वापस आ सकता है? मेटल्स में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा तेजी इस समय हो चुकी है, कोई गुंजाइश नहीं है। अगर यूएस स्लो डाउन करेगा तो मेटल आज नहीं तो कल गिरेगा। तो वहां पर हम कुछ महीने पहले बात कर रहे थे कि तेजी होनी चाहिए, मगर अब मुझे लगता है थम जाना चाहिए। दूसरा पावर यूटिलिटीज काफी तेजी आ सकती है। देखिए इंडिया में एक चीज बहुत बड़ी चेंज हो रही है जो आज हम बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट बात करेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रही है। जो बॉन्ड यील्ड थी 7.5 थी, शायद 7.2, 7.2 अब आ गया है 6.4। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नीचे आ रही है तो कंपनी जिनके पास डेट है या फिर लोग बोरोइंग्स हैं जिनके पास, उनको फर्क पड़ेगा। तो पीएफसी, आरईसी, उनको फर्क पड़ेगा। गर्मी में पंखा चलाओ, एसी चलाओ, बिजली की ज़्यादा डिमांड आएगी तो एनर्जी एक्सचेंजेस को बेनिफिट होगा। सोलर कैपेसिटीज जिनके पास है उनको बेनिफिट होगा। जहाँ पर इस साल प्रोजेक्ट्स रेडी हैं और जो कमीशनिंग हो रही है और जो इस साल भरपूर बिजली आपके ग्रिड में डाल सकते हैं, उस पूरे थीम पे नजर रखें। बिल्कुल। एक नतीजों का भी आगाज होने वाला है सर, हालांकि आपसे बात होगी आने वाले समय में भी, लेकिन क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है नतीजों का? तो देखिए हम हाई फ्रीक्वेंसी डेटा की बात कर सकते हैं, जो कि एक प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। हम कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी में बोलता हूँ कनेरी इन अ कोल माइन। तो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स क्या हैं? जीएसटी कलेक्शन 10%। 10% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 11 है, 10% बहुत अच्छा नंबर है। 7-8 था वो 10 नहीं 10% हाई बेस पर शरत। भाई आपको ये भी देखना है कि पिछले 3 साल से आप 16-17% पे
ऑलमोस्ट आपका टैक्स कलेक्शन कोविड के बाद 60-70% ऊपर है, उस पर भी 10% ग्रो कर रहे हो। ऑटो डेटा इस बार अच्छे हैं, गुड़ी पड़वा की सेल्स, हालांकि माइक्रो मार्केट है, महाराष्ट्र अच्छी थी। मैं देख रहा था इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 5% अप, स्टील डिमांड हाई, PMI नियरिंग 50। सो द मैक्रो इंडिकेटर्स हैं आपके अच्छे लग रहे हैं, लिक्विडिटी आ चुकी है, तो नतीजे खराब नहीं होने चाहिए। मगर अगर नतीजे खराब रहे तो मार्केट में डाउनसाइड अपने आप आ जाएगी। आई थिंक वी आर इन दैट फेज ऑफ द मार्केट वेयर गुड नंबर्स, वेयर companies not only have to meet expectations, they have to beat expectations. चलिए सर, आपके साथ तो हम पूरा दिन मंथन कर सकते हैं, लेकिन आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसका।